हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? हो बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो आज बात कर लेते हैं और दो टॉपिक्स की। ठीक है ना, मैंने बोला था चार में से दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट किस तरीके से लैंडस्केप में चेंजेस आए, किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं। तो हमने देख लिया कि उन्होंने जो हमारा स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो कैसे चेंज किया। इकोनॉमिकली किस तरीके से जो हमारे इंडस्ट्रीज थी वो बर्बाद हुई। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो इंडिया लिखा है कि एजुकेशन बिकेम अ पावरफुल टूल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ इंडियन हु वुड सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट। एजुकेशन बहुत ही एक पावरफुल टूल के रूप में सामने आया फॉर द क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ इंडियंस, ताकि वो इंडियंस को क्लास में डिवाइड कर सकें, है ना। हु वुड सर्व, जिन्होंने इंडियन ब्रिटिश इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर्व किया, कर सकते थे या करेंगे। इन अर्लियर सेंचुरीज, स्टार्टिंग की सेंचुरीज में यानी कि प्रारंभिक शताब्दियों में, ठीक है, इंडिया हैड डाइवर्स एजुकेशनल ट्रेडिशन। काफ़ी सारे से डाइवर्स एजुकेशनल ट्रेडिशन थे, जिसमें पाठशाला आता है, मदरसा मदरसे आते हैं, विहार आते हैं, मैनी फॉर्म्स ऑफ अप्रेंटिसशिप लर्निंग आती हैं। ठीक, दीज इंस्टीट्यूशन ट्रांसमिटेड नॉट ओनली प्रैक्टिस नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये जो इंस्टीट्यूशंस थे वो न केवल मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज दिया करते थे, बट ऑल्सो कल्चरल वैल्यूज़, जो सांस्कृतिक वैल्यूज़ थे, परंपराएं थी, उनको भी सिखाया करते थे। इवन इन अर्ली 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटिश रिपोर्ट्स रिपोर्टेड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ विलेजेस स्कूल अक्रॉस इंडिया। फॉर इंस्टेंस, यानी कि एग्जाम्पल के लिए 1 लाख to 1.5 लाख ऑफ दैम इन बंगाल एंड बिहार अप टू 1830, 1830 तक इतने थे ये। वेयर यंग नेटिव्स आर टॉट रीडिंग, जहाँ पर जो यंग नेटिव्स थे यानी कि जो रहने वाले बच्चे थे, उनको रीडिंग सिखाई जाती थी, लिखाया राइटिंग सिखाते थे, अर्थमेटिक्स सिखाते थे, अपॉन सिस्टम सो इकोनॉमिकल एंड एट द सेम टाइम सो सिंपल एंड इफेक्चुअल। बहुत ही बहुत इकोनॉमिकल था और बहुत ज़्यादा सिंपल था। इफेक्चुअल तो था ही। अ शार्प टर्निंग पॉइंट, एक बहुत ही मोड़, मतलब एक नया जो तरी सामने आया, एक टर्निंग पॉइंट बनकर आया इंडियन एजुकेशनल हिस्ट्री में, वो था 1835 का माइन्यूट ऑफ एजुकेशन, द माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन ऑफ ब्रिटिश हिस्टोरियंस एंड पॉलिटिशियंस। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस और पॉलिटिशियंस, थॉमस बी मैकाले ने उसको बनाया था, इसी का नाम था माइन्यूट ऑन इंग्लिश एजुकेशन। इसमें क्या था? इन इट, आल्दो ही एडमिटेड दैट, उसने स्वीकार किया, ही हैड नो नॉलेज ऑफ ईदर संस्कृत और अरेबिक, कि उसने माना कि उसको, हाँ, ना तो मतलब या तो क्या नाम है, संस्कृत की या फिर अरबी की नॉलेज नहीं है। ही एक्सप्रेस, उसने बताया हिज कन्विक्शन दैट यूरोपियन नॉलेज वॉज vastly superior to India's. I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of Indian and Arabian. इसने आगे अपनी बात को लिखा कि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ओरिएंटलिस्ट का मतलब देखो, यहाँ पर लिखा है अ लार्जली ऑब्सोलेट टर्म टू designate a scholar of the Orient, that is रीजन फ्रॉम वेस्ट एशिया टू फार ईस्ट। मतलब ओरिएंट जहाँ से आया, ठीक है, कहाँ से? वेस्ट एशिया से लेके ईस्ट तक। इंडियंस में जो ओरिएंटलिस्ट थे, जिसको हम आइडियोलॉजिस्ट बोलते थे, वर ऑफन स्कॉलर ऑफ संस्कृत, जो कि संस्कृत, पाली या किसी दूसरी भाषा के स्कॉलर थे। तो की वुड कैरी वुड हु कुड डिनाई, जो मना कर सके, दैट अ सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, की अगर अच्छी कोई लाइब्रेरी है, वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर, जो भी मतलब एक ऐसी अच्छी लाइब्रेरी हो सकती है जिसको जिसमें कि एक कह सकते हैं कि इंडिया या अरेबियन के लिटरेचर मिल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिस बात को मना कर दे। इंडियंस देयर फॉर नीडेड ब्रिटिश एजुकेशन, इस वजह से, इस रीज़न से उसने कहा कि इंडियंस को ब्रिटिश एजुकेशन की ज़रूरत है। हुज ऑब्जेक्टिव वुड बी टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन हु वुड बी इंडियन, वो एक ऐसे क्लास को बनाएगा, एक ऐसे वर्ग को बना देगा, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, कलर और ब्लड में तो वो इंडियन होंगे, बट इंग्लिश इन टेस्ट, लेकिन टेस्ट, ओपिनियंस और मॉरल्स, इंटेलेक्ट में वो ब्रिटिश होंगे। यानी उनका तरीका, उनका जो दृष्टिकोण रहेगा, उनके जो वैल्यूज़ रहेंगे, उनकी जो बुद्धिमत्ता रहेगी, वो सब इंग्लिश होगी, बस वो ब्लड और कलर में इंडियंस होंगे। आल दो अ फ्यू प्रोमिनेंट ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट आर्ग्यूड दैट, हालांकि कुछ प्रोमिनेंट ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को आर्ग्यू किया, इस पर विरोध किया, ठीक, दैट इंडियन स्टूडेंट शुड बी लेफ्ट टू स्टडी इन देयर ओन लैंग्वेजेस, कि अपनी जो स्टडी है
उनकी खुद की लैंग्वेज को छोड़ना चाहिए। मैकालेज पॉलिसी गेंड द अपर हैंड। अब मैकाले पॉलिसी को एक अपर हैंड मिला इंडियन ट्रेडिशनल स्कूल में, स्लोली डिसअपेयर्ड, और जिससे धीरे धीरे इंडियन जो ट्रेडिशनल स्कूल थे वो डिसअपेयर्ड होने लगे। जो मदरसा की बात करी हमने अभी, है ना, पाठशाला की बात करी, सब डिसअपेयर होने लगे। वाइल इंग्लिश बिकेम अ लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल मास्टर, और इंग्लिश एक प्रेस्टीज मतलब लैंग्वेज बन गई, ठीक, रिजल्टिंग इन लास्टिंग डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी बिटवीन इंग्लिश एजुकेटेड एलिट्स एंड द मासेस। और इसने क्या करा, एक क्लास बना दिया, एक इंडियन सोसाइटी, एक ऐसे सोसाइटी मतलब इंडियन सोसाइटी में क्लास बना दिए, इंग्लिश एजुकेटेड एलिट्स जिनको इंग्लिश आती है वो एलिट्स, है ना, एंड द मासेस और दूसरे बचे हुए लोग। द न्यू एजुकेशन सिस्टम, जो नया एजुकेशन सिस्टम था, सर्व मल्टीपल कोलोनियल ऑब्जेक्टिव, काफ़ी सारे से ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों को पूर्ति करता था। इट क्रिएटेड अ पूल ऑफ इंडियन क्लर्क, एक इंडियन क्लर्क का एक पूल बना दिया, बहुत सारे क्लर्क, minor officials who could staff the lower rank of the colonial administration at a fraction of the cost of British personnel। बहुत ही कम इनको कॉस्ट मिलता था, लेकिन हाँ ये काम करने लग गए। इट ऑल्सो मतलब एज अ क्लर्क, इट ऑल्सो साइडलाइन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी, क्रिएटिंग जनरेशन ऑफ इंडियंस डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर ओन कल्चरल हेरिटेज। लेकिन हुआ ऐसा कि ये अपने खुद के जो कल्चर से उससे डिसकनेक्ट हो गए, है ना। और लास्ट जो इम्पैक्ट है वो है रीशेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टू सर्व इंपीरियल नीड्स। जो इंपीरियल नीड्स थी उनको सर्व करने के लिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इन्होंने रीशेप किया। किस तरीके से किया, लिखा है, ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अ सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम। इंडियन जो हमारे ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म थे, ब्रिटिश ने जो ट्रांसफॉर्म किया इंडियन इकोनॉमी का एक सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम से, सप्लीमेंटेड बाय क्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो सेल्फ सफिशिएंट का मतलब जो खुद से काम कर लेके करते थे, है ना, उनको बदल दिया, ठीक, बाय क्राफ्ट और मैन्युफैक्चर और क्राफ्ट प्रोडक्शन में, और जो कि एक सप्लायर बने किसके, रॉ मटेरियल के लिए जो ब्रिटिश इंडस्ट्री की ज़रूरत था, एंड अ मार्केट फोर्स टू बाय, और उसी मार्केट को फोर्स किया जाता था, उस पर दबाव डाला जाता था प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। कौन से प्रोडक्ट्स, जो ब्रिटिश गुड्स था, उन प्रोडक्ट्स को। विदाउट गोइंग इन टू द टेक्निकल डिटेल ऑफ दिस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, बिना इस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की जो टेक्निकल डिटेल है उसमें जाए, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज वास्ट रेलवे नेटवर्क। इंडिया के बड़े रेलवे नेटवर्क का जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, ऑफन साइट्स एज कॉलोनियल ब्लेसिंग, कहते हैं कि ये कॉलोनियल टाइम का एक वरदान है ना। वाइल द रेलवे डिड ब्रिंग पीपल क्लोजर, जबकि जो रेलवे था वो लोगों को पास लेकर के आया। इंटीग्रेटेड इंडियंस इंटरनल मार्केट, उसने इंटरनल मार्केट को इंटीग्रेट किया। इट वाज डिज़ाइन प्राइमरी, हालांकि इसको डिज़ाइन किया गया था टू मूव, ले जाने के लिए रॉ मटेरियल को दूसरे पार्ट्स में, रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर टू पोर्ट तक ले जाने में, फॉर एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थ्रू आउट द इंडिया। मतलब हालांकि लोगों को कनेक्ट किया, मार्केट इंटीग्रेट हुआ, लेकिन इसको बनाया गया था कि रॉ मटेरियल को पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर जो गुड्स होंगे, जो सामान होगा, उसको पूरी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस रेलवे नेटवर्क के थ्रू। रेलवे रूट्स लार्जली इग्नोर्ड एग्जिस्टिंग ट्रेड, जो एग्जिस्टिंग ट्रेड था उसको कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर रहे थे। और ये पिक्चर जो देख रहे हो आप, ये लोकोमोटिव की है, मद्रास रेलवे, वन ऑफ द कंपनीज ऑपरेटिंग द रेल नेटवर्क ब्रिटिश इंडिया, 1860 के टाइम पर ही बनाया हुआ है ये, उस टाइम का, ठीक। लिखा है, पैटर्न टू सर्व कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। एंडर पर्पज, दूसरा जो पर्पज था, वॉज टू मूव आर्मीज क्विकली फ्रॉम देयर कंटेनमेंट्स इफ दे हैड टू फाइट अ डिस्टेंट रिबेलियन ऑफ वॉर। और दूसरा रीज़न था कि भाई एक तो था माल, दूसरा था आर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, और उस स्थान पर जहाँ पर वॉर करना है, ठीक, क्विकली पहुँचाने के लिए। बिसाइड्स, इसके साथ साथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन रेलवे, जो इंडियन रेलवे का कंस्ट्रक्शन था, वॉज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम कोलोनियल रूलर्स टू इंडिया। इसके मतलब ये केवल गिफ्ट नहीं था, गिफ्ट के रूप में नहीं था कोलोनियल रूलर्स का जो वो इंडिया को दे रहे थे। मोस्ट ऑफ इट वॉज पेड फॉर बाय इंडियन टैक्स रेवेन्यू, इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो था इंडियन टैक्स रेवेन्यू से ही पे किया गया था, बनाया गया था, विच मीन्स द इंडियन फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्राइमरी सर्व्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई गिफ्ट नहीं था, ये इंडियन के ही पैसे थे, यानी कि इंडियंस ने ही फंड किया था, यानी पैसे दिए थे अब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो वो खुद के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जो ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे थे। सर्व ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट,
इंस्टेड ऑफ बीइंग फोकस ऑन सर्विंग द पीपल्स नीड। कह रहा है वही वाली बात लिखी है कि इन्होंने लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको नहीं बनाया था, उन्होंने अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इसको बनाया था। द सेम कैन बी सेड टू द टेलीग्राफ नेटवर्क, और ऐसा ही हम टेलीग्राफ नेटवर्क के लिए कह सकते हैं। सर्विस तो थी और उसके लिए पे भी इंडियंस ने किया था, अपने टैक्सेस जो पे किए उसके थ्रू ही इन चीज़ों को बनाया गया, ठीक, बट वो इंडियंस यूज़ नहीं कर पाए उसको। इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ कोलोनियलिज्म वर ब्रोन बाय इंडियन सब्जेक्ट्स, यहाँ तक कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी कोलोनिज्म की वो भी बोर्न बाय इंडियन सब्जेक्ट्स यानी कि इंडियंस के द्वारा ही उसको कह सकते कैरी किया जाता था। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस, जो भी अपरेटस थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन था, मिलिट्री थी, लेविश लाइफस्टाइल था ब्रिटिश ऑफिशियल्स का इंडिया में, वर ऑल फाइनेंस बाय इंडियन टैक्सेशन, ये सारा का सारा इंडियन टैक्सेशन यानी कि इंडियंस जो टैक्स देते थे उससे ही फंड होता था। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंडियंस फंडेड देयर ओन सब्जुगेशन, जो भी चीज़ें हुई वो ब्रिटिशर्स ने नहीं की, वो कहीं ना कहीं फंड जो था वो इंडियंस ने ही दिया। बस कह सकते हैं कि जो तरीका था, जो दिमाग था वो ब्रिटिशर्स का था, फंडिंग तो इंडियंस की ही थी। तो गिफ्ट तो ये मैं नहीं कह सकता। फिलहाल यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक है अर्ली रेसिस्टेंस। अब इन चीज़ों के बाद जो ये लोग कर रहे थे, जब लोगों को समझ में आया तो बहुत बड़े लेवल पर हुए विद्रोह, रेसिस्टेंस, और जो मूवमेंट हुए जो कॉलोनियल अथॉरिटी के लिए एक चैलेंज थे, वो सारी बातें किस तरीके के चैलेंज थे, ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।